So once again, hello, hi, and good morning to all. अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 से आज स्टार्ट होगा. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन दिया है, ए स्टूडेंट हैज 2 रजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम. कोई स्टूडेंट है जिसके पास 2 रजिस्टर्स है. एक रजिस्टर है 2 ओम का और एक रजिस्टर है 3 ओम का. ठीक है, और इसने पूछा है सी हैज टू पुट one of them in place of R2 as shown in the figure. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ohm. By calculation, which of the 2 resistors she should choose? देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. यहाँ पे ये सर्किट आप देख रहे हो, यहाँ पे ये सर्किट आप देख रहे हो. यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है और यहाँ पे और एक रजिस्टर लगा है. और ये सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो है 12 वोल्ट का. और ये सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 9 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे ये जो एक रजिस्टर लगा है ये है 4 ओम का, और यहाँ पे R2 जो देख रहे हो यहाँ पे और एक रजिस्टर लगेगा और उसका जो रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम होगा या फिर 3 ओम होगा, ये हमको सवाल में पूछा है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. देखो ये तो एक पैरेलल सर्किट है. ठीक है, और हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू R इंटू आई, और R हो जाएगा आपका V अपॉन आई. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और करंट है मेरा 9. इसको कैंसिल करूँगा तो 4 अपॉन 3 आएगा, इतना रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जो टोटल सर्किट आप देख रहे हो, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ 4 अपॉन 3 ओम होगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये R1 और R2 ये दोनों मिलके इस सर्किट में 4 अपॉन 3 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो मुझे पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. सो 1/R इज इक्वल टू, मैं अगर एलसीएम लूँगा R1 इंटू R2 तो मुझे मिलेगा R2 प्लस R1. मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा R की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू मेरी आएगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1. R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक है, R की वैल्यू कितना है? 4/3. R1 कितना है? 4. R2 कितना है? मुझे निकालना है, x डाल देता हूँ. R1 प्लस R2, R1 4 है और R2 x है. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड तो मुझे मिलेगा 16 प्लस, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 16 प्लस 4x इक्वल टू में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा 12x. ठीक है, 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 12x. ये 4x राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर मुझे क्या मिलेगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर मुझे मिलेगा 16 इज इक्वल टू 8x. 16 इज इक्वल टू 8x. सो x की वैल्यू 16/2.
कैंसिल करूँगा तो 2 आएगा। तो मेरा जो x की वैल्यू है वो 2 ओम हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक 2 ओम का रजिस्टर था और एक 3 ओम का रजिस्टर था। दोनों में से मैं 2 ओम का रजिस्टर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट्स विथ राउंड येलो सीड्स following types of seeds were obtained: round yellow 630, round green 216, wrinkle yellow 202, wrinkle green 64। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, आपको करना क्या है, analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explains this result। ये रिजल्ट को आपको एनालाइज करने के लिए कहा। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको ग्रेगोर जॉन मेंडल का जो ग्रेगोर जॉन मेंडल का ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये ग्रेगोर जॉन मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको जो मिला था फिनोटाइपिक रेशियो वो था 9:3:3:1। ये रेशियो हमको मिला था। तो अगर आप देखोगे ये इसी रेशियो में ही ये हैं 9:3:3:1। ये इसी रेशियो को ही दर्शाता है। और यहाँ पे अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि जो जीन्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र होता है एक जीन दूसरे जीन के प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं। जीन्स सेग्रीगेट या फिर क्रोमोजोम सेग्रीगेट्स और कैरेक्टर्स सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर जो होता है बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इन ह्यूमन्स देयर इज ए 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ birth of a boy and 50% probability that a girl will be born. Justify the statement। देखो, ह्यूमन के केस में 50% बॉय रिप्रोड्यूस के चांसेस हैं और 50% गर्ल्स होने के चांसेस हैं। ऐसा क्यों है? देखो ध्यान से, वो क्या है, जो ओभा होता है, ओभा एक ही टाइप का होता है एक्स और वाई, लेकिन जो स्पर्म होता है वो दो तरह का होता है, एक्स या फिर वाई। ठीक है, अगर ये दोनों अगर फ्यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स एक्स जाइगोट, और यहाँ पे ये दोनों अगर फ्यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई जाइगोट। सो एक्स एक्स जाइगोट का मतलब होगा ये गर्ल चाइल्ड है और एक्स वाई जाइगोट का मतलब है बॉय चाइल्ड। तो इसका मतलब 50% चांसेस ऑफ है फीमेल चाइल्ड एंड 50% चांसेस ऑफ है मेल चाइल्ड। एकदम क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। प्लास्टिक कप्स वेर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज। जो पुराने के ज़माने में थे, पहले तो प्लास्टिक के कप यूज होते थे, प्लास्टिक कप यूज होता था टी सर्व करने के लिए। दिस कुड बी रिटर्न टू द वेंडर्स क्लीन एंड रीयूज्ड। जो प्लास्टिक का कप यूज होता था वो एक बार यूज होने के बाद दुकानदार के पास फिर से लौट आता था, और जिससे जो दुकानदार है
वो उसे साफ करके फिर से इस्तेमाल में ला सकता था, ऐसा होता था। लैटर, उसके बाद कुल्हड़स। कुल्हड़ का मतलब होता है जो मिट्टी में हम बनाते हैं, क्ले से बनाते हैं कप, क्ले कप, जिसे हम कहते हैं कुल्हड़। Later culhards were used instead of plastic cups, and now paper cups are used for serving tea. तो पहले हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, उसके बाद कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, और अब हम पेपर कप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द रीजन्स फॉर द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कुल्हड़ एंड देन फाइनली टू पेपर। अब हम प्लास्टिक से कुल्हड़ में आए, क्यों आए? क्योंकि जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सॉइल को बहुत ही बुरे तरीके से पॉल्यूट करता है, इसलिए हम प्लास्टिक से कुल्हड़ को ट्रांसफ़र हो गए। प्लास्टिक पहले यूज करते थे, अभी हम कुल्हड़ यूज करते हैं। लेकिन कुल्हड़ जो होता है कुल्हड़ मिट्टी से बनता है, जिसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, और जिससे मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे क्या होता है, जो सॉइल का जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल होता है, वो डैमेज होता जाता है, वो बहुत ही डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुल्हड़ का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके बाद जो पेपर कप है, तो पेपर कप क्या है? पेपर कप तो पेपर से बनता है, और पेपर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल होता है, जिससे कोई भी सॉइल पोल्यूशन नहीं होता। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29, एक्सप्लेन व्हेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो यूरिन कहाँ पे बनता है? देखो बच्चों, जो लीवर होता है, लीवर में क्या होता है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके यूरिया बनता है, ठीक है। और ये जो यूरिया होता है ना, ये जो यूरिया होता है, ये यूरिया किडनी में आता है, और किडनी में फिल्टर होने के बाद यूरिया वाटर के साथ मिक्स होके बनता है आपका यूरिन, ठीक है। दिस इज हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेयर डीकम्पोजिशन ऑल्सो हैपेंस। ये पूछा है कि इसमें से कौन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डीकम्पोजिशन भी होता है। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें डीकम्पोजिशन भी होता है। क्यों? देखो, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो ये देगा आपको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके साथ ऑक्सीजन। तो ये एंडोथर्मिक भी है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन द ओपन टर्न्स ग्रे। इलुस्ट्रेट दिस विथ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, इसको आपने खुले में रखा तो सनलाइट गिरेगा, तो जब सनलाइट गिरेगा सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, और इसको बैलेंस हम करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 2, और राइट पे तो 2 है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक टेबल दिया है।
यहाँ पे एक टेबल दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया है और टेबल में आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल होता है वो पीरियड होता है और जो वर्टिकल सेक्शन होता है वो है ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ये सब ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं ए बी सी डी ई। जो ए है ग्रुप 1 में, डी ग्रुप 2 में, ई ग्रुप 15, बी ग्रुप 17 और आपका ये जो सी है ग्रुप 18 में है। तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हिच एलिमेंट इज मेटल विथ वैलेंसी 2। वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटल है और जिसकी वैलेंसी 2 है। हम जानते हैं कि ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब मेटल होंगे और उनकी वैलेंसी 2 होगी। तो यहाँ पे ग्रुप 2 में कौन है, डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो मेटल है और इसकी वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। इन सभी में से वो कौन है जो सबसे कम रिएक्टिव है, और इसका आंसर है सी, क्योंकि सी एक नोबल मेटल है। जो ग्रुप 18 में होगा वो सबसे नोबल होगा, वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ डी एंड ई व्हिच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। डी और ई में से सबसे कम रेडियस किसका होगा। हम जानते हैं अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, जो लेफ्ट में होगा उसका साइज बड़ा होगा और जो राइट में होगा उसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका डी और दिस इज योर ई। तो यहाँ पे ई की साइज सबसे छोटी होगी। क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमको कैल्शियम क्लोराइड बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया। और जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस शेल 7 होता है, कैल्शियम का वैलेंस शेल 2। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या है, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो ये 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इस क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर। तो आप अभी देखो जो कैल्शियम है, कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, सो 2Cl। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 नेगेटिव। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट Ca 2 क्लोरीन Cl2। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही बढ़िया सवाल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको मैं काम करता हूँ, इसको तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये नहीं होगा, इसको मैं बाद में पेन एंड पेपर से आपको सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे आपको कुछ pH वैल्यू दिया है और आपको मिलाना है किसका pH वैल्यू कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले pH वैल्यू 1 किसका होगा, गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसकी pH वैल्यू 1। उसके बाद pH वैल्यू 7
7 हो जाएगा ब्राइन का। ब्राइन मतलब NaCl प्लस वाटर इज ब्राइन, तो ये हो जाएगा आपका 7। उसके बाद pH नंबर 10, pH 10 में आएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका pH वैल्यू 10 है। नेक्स्ट आता है pH वैल्यू 13, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका pH है 13। तो चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक ए केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर। एक्सप्लेन विद द बैलेंस्ड रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूजेस ऑफ इट। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो यहाँ पे एक केक बनाई जा रही है और जिसमें बेकिंग सोडा डाला गया है। अब जब बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे तो बेकिंग सोडा है आपका NaHCO3, तो ये बनाएगा आपको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें और एक क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा है ये बेकिंग सोडा का और एक इस्तेमाल भी बताओ। तो इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। और एसिडिटी अगर किसी को हो जाती है तो हम एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख, कोई दर्द किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4 सैंपल्स, आपके पास 4 सैंपल हैं A, B, C और D करके। चेंज देयर कलर ऑफ pH पेपर और सॉल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। देयर pH आज रिकॉर्डेड आज 7, A का 7 है pH, B का 2, C का 10.5 और D का है 6। Which of the sample has the highest amount of hydrogen ion concentration? इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन किसके पास होगा? जो जिसकी pH वैल्यू बहुत ही कम है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे, अरेंज द 4 सैंपल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। सो pH को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, pH को हमें डिक्रीजिंग के ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, सो pH को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले जो मैं और एक बार लिख देता हूँ, A, B, C, D। A का pH हो गया 7, B का है 2, C का 10.5 और D का है 6। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा B, उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा A और लास्ट में आएगा C। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। pH को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डाल दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस which he stored in a container has become very hard, lost its binding nature. What is the reason for this? सो जो राहुल है उसने क्या किया था, एक कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा था,
CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो बाइंडिंग नेचर है वो ख़त्म हो गया। हाज बिकेम वेरी हार्ड, ये हार्ड हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी हार्ड होगा अगर इसको बाहर से वाटर अगर मिल जाएगा तो। अगर इसे बाहर से वाटर मिल गया तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं जिप्सम, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। तो ये जिप्सम बन गया, तो इसीलिए ये हार्ड हो गया। सिंपल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस। अब रीजन तो ये है भाई कि इसको बाहर से वाटर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया। राइट केमिकल इक्वेशन, वो तो अभी हमने लिखा था, और ये भी है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यूज करते हैं चौक बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस से टॉय बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम वॉल पे लगाते हैं ताकि हमें एक शाइनी स्मूथ फिनिशिंग मिले। ठीक है, तो ये हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ट्रेस द चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई फ्लावर है, गैमेट से लेके फ्रूट बनने का जो सफ़र है वो कैसे तय करता है, इसके बारे में ये हमसे पूछा है। तो कोई फ्लावर है, तो ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट, और ये है फ्लावर का मेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पेल, और मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टामेन। मेल पार्ट में आपका मेल गैमेट बनता है जिसका नाम है पोलेन, और यहाँ पे फीमेल पार्ट का ये जो पार्ट है ओवरी, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनता है जिसको हम कहते हैं एग। ठीक है, सो यहाँ से मेल पार्ट से पोलेन आके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा है, स्टिग्मा से जाएगा स्टाइल, और स्टाइल से आएगा ओवरी। यहाँ ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स हैं ये बदल जाएंगे आपके एग नहीं, ये बदल जाएंगे आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो फ्लावर है वो धीरे धीरे करके शेड कर जाएगा। उसके जो पार्ट्स हैं ये शेड कर जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये जो आखिर के जो क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 जो है ये तो यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर नहीं होगा, तो इसको मैं सेपरेटली पेन पेपर की जरिए आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। आज का ये पार्ट 4 था, तो ये पार्ट 4 नहीं, ये शायद पार्ट 5 होगा। ये पार्ट 5 को आप एंजॉय करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि बहुत अच्छे नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।
लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं, धन्यवाद।